हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन की ये हमारी थर्ड वीडियो है। इससे पहले दो वीडियोस में हम अवकल समीकरण के सम बेसिक्स पढ़ चुके थे और एक कोटि के अवकल समीकरणों का हल इन चार मेथड्स में देख चुके थे। साथ ही एन कोटि के अवकल समीकरणों का हल हम हमारी सेकंड वीडियो में देख चुके थे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारे सेकंड ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन का हल एंड क्लेरो समीकरण और विचित्र हल को हम देखेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि द्वितीय कोटि के अवकल समीकरण कहते किसे हैं। जिस अवकल समीकरण में दो कोटि का अवकलज गुणांक विद्यमान होगा उसे हम दो कोटि का अवकल समीकरण कहेंगे। तो इस टाइप के अवकल डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर, जहाँ पी क्यू आर कोई भी एक्स के फंक्शंस हो सकते हैं। इस प्रकार के समीकरण को द्वितीय कोटि के रैखिक अवकल समीकरण कहते हैं। यदि पी क्यू आर अचर हों तो अचर गुणांकों वाले रैखिक समीकरण की तरह इसको हल कर देंगे, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में। परंतु यदि पी क्यू एक्स के फलन हैं तब हम कैसे हल करेंगे वो हम आगे देखते हैं। तो देखिए, माना डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर हमारा अवकल समीकरण है। तब इसके हल के लिए वाई बराबर यू वी इसका हल होगा। अब हमें केवल u और v फाइंड करने हैं और दोनों को मल्टीप्लाई करके y के इक्वल लिख देंगे, वही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अब हमारा काम सिर्फ u एंड v को फाइंड करना रह गया है। अब u कैसे फाइंड करेंगे, हमें समीकरण तो ये दिया हुआ होगा। तो u फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार तो इसमें ये ध्यान रखना है कि जो आगे ये है यहाँ पे कोई भी मल्टीप्लायर नहीं होगा, मतलब इसका मल्टीप्लायर केवल एक है वो होगा, इसके अलावा कोई मल्टीप्लायर यहाँ x या 2 3 y कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, इस तरह ध्यान रखना है। तो इसके लिए पहले u फाइंड कर लेते हैं, u फाइंड करना सीख लेते हैं, फिर हम v फाइंड करना सीख लेंगे। दोनों सीख के एक साथ इनको निकाल के और हम आंसर दे देंगे। तो देखिए पहले u कैसे निकालते हैं। यदि 1 प्लस वी प्लस क्यू इज इक्वल टू हमारा 0 प्राप्त हो रहा हो तो u बराबर हम सीधा बोल देंगे कि e की पावर x होगा। ठीक है, एंड यदि 1 माइनस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 होगा तो u बराबर हमारा ये हो जाएगा। एंड p प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू 0 होगा तो u इज इक्वल टू एक्स को हम u मान लेंगे। एंड 2 प्लस 2p एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अगर 0 होगा तो u इज इक्वल टू हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और इसमें u फाइंड करने के लिए p और q तो हमें दे रखा होगा, इसमें उनको सीधा रख के हम फाइंड कर सकते हैं। और एग्जाम में हमसे यहीं तक इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, v के लिए हमसे बात नहीं की जाएगी क्योंकि v निकालने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है और कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। इसलिए हमसे किस तरह क्वेश्चन आएंगे यहाँ से कि ऐसे पूछेगा कि बताइए इसके CF का एक पार्ट कौन सा है, तो वो u होता है, तो इसलिए इसको u फाइंड करना ही हम कहते हैं। बाकी इसमें आगे आएगा जब नॉट इक्वल टू 0 होगा तब कौन सी कंडीशन लगेगी, बस इसी क्वेश्चन बन जाता है। बाकी हम इसको पूरा देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाता है। अब हमने यहाँ से u निकालना सीख लिया, अब हम v के बारे में देखते हैं कि v के लिए या v को कैसे निकालेंगे। तो एक समीकरण फिक्स है, ये इसको फॉर्मूला मान लीजिए। इस फॉर्मूले में जो जो चीज़ हमारे पास हैं, क्योंकि u हम निकाल ही चुके होंगे, p हमको दिया ही होगा, r हमको दिया ही होगा, तो उसमें बस रख के केवल इस फॉर्मूले में सेट कर देना है। फिर हम क्या करेंगे, dv अपॉन dt को एक t मान लेंगे, तो हमारा ये क्या बन जाएगा, एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगा जिसे हम हल करके v फाइंड कर लेंगे। तो ये एक लंबा प्रोसेस है, इसलिए D++ जैसे एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनना बहुत ही हैवी बात हो जाएगी, इसलिए केवल u तक ही हमें करना है। बाकी सॉल्यूशन इसका हम देखेंगे। तो इस फॉर्मूले में फॉर्मूला क्या है, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस कोष्टक p प्लस 2 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू आर अपॉन वी में u का मान रखेंगे, u का किसका, p का भी, u का भी और r का मान रखेंगे, जिससे डी वी बाई डी टी में ये t में क्या बन जाएगा, एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगा जिसे आसानी से हल कर सकते हैं, जहाँ v का मान प्राप्त होता है। अतः फाइनल सॉल्यूशन यहाँ से v निकलेगा, u हम सीख ही गए, तो u बराबर u गुणा v लिखते ही y बराबर वही हमारा आंसर हो जाएगा। अधिकतर क्वेश्चन में u ही निकलवाएगा, CF का एक भाग निकलवाएगा, मतलब u को क्या बोलते हैं, CF का एक भाग ही बोलते हैं। आइए अब एग्जाम्पल्स देखेंगे और फिर हम आगे देखते हैं। अब जैसे इस एग्जाम्पल में बोल रखा है कि इसका हमें क्या फाइंड करना है, हल फाइंड करना है, जबकि ये बट लेंदी हो जाएगा, इसलिए एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो वो बोलेगा CF का एक भाग होगा और 4 ऑप्शन हमारे पास होंगे, तो हमें केवल यहाँ क्या निकालना है, u ही निकालना है। अब देखिए इसको आप देखेंगे तो ये एक से अधिक पावर का दिख रहा है और ये क्या है, इसमें x मल्टीप्लाई है, तो ये यहाँ एक्स स्क्वायर होता, यहाँ केवल x होता, तो इसको हम लीनियर बोल देते। तो लीनियर की तरह हम सॉल्व कर सकते थे, d d-1 की तरह इसको लेके सॉल्व कर सकते थे, लेकिन
एक्स क्या है, यहाँ एक्स है, 2x माइनस 1 है, तो ये उस तरह नहीं होगा, ये केवल द्विघात दो कोटि के अवकल समीकरण की तरह होगा, u गुणा v इसका आंसर होगा। तो अब यहाँ से हम देखिए, अब हमारे जो दो कोटि के अवकल समीकरण का रूप कौन सा होता है, इस तरह होता है, यहाँ कुछ भी नहीं होता, तो यहाँ जो है उसको नीचे भेजेंगे सब में। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 के नीचे जाएगा तो x से x कट जाएगा, 2 माइनस 1 अपॉन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 0। जैसे ये होगा, अब यहाँ से तो 1 आ गया, ये p बन जाएगा माइनस तक और ये q बन जाएगा, और ये किस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, 1 प्लस p प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। तो हमारा u क्या निकल जाएगा, e की पावर x, जो कि CF का एक भाग है। यहीं तक हमसे क्वेश्चन कर लिया जाएगा, लेकिन हम इसका पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। अब जब u निकल गया तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, u गुणा v। अब v के लिए क्या करेंगे, जो हमें फॉर्मूला हमने लिया है, कौन सा फॉर्मूला लिया है, ये फॉर्मूला लिया था ना हमने, ये। अब इसमें r तो क्या है, 0, क्योंकि देखो हमारा क्वेश्चन में जो है वो हमें r बराबर 0 दे रखा है यहाँ, तो ये पार्ट तो नेगलेक्ट हो ही गया। अब क्या है, अब हम पूरा इसमें u भी रखेंगे, p भी रखेंगे, और देखते हैं डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी की वैल्यू वहाँ से निकलेगी -2 प्लस 1 अपॉन एक्स एंड 2 अपॉन यू क्या निकला है, e की पावर x एंड डी यू बाई डी एक्स, e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x, डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखिए तो ये क्या होगा, इससे तो ये कट ही गया, जब ये 2 बचेगा तो इससे ये कट जाएगा, तो 1 अपॉन एक्स बच गया यहाँ, ठीक है। जैसे ही 1 अपॉन एक्स बचा तो ये क्या मान लिया, डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू हमने टी मान लिया। जैसे इसको टी माना तो देखिए डी टी बाई डी एक्स बन जाएगा, प्लस यहाँ से 1 अपॉन एक्स, इसको टी लिख दिया बराबर 0। अब ये क्या बन गया, हमारा लीनियर इक्वेशन बन गया। अब चाहे तो इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से करो, चाहे वेरिएबल सेपरेशन से करो, जो आपका मेथड फिट हो जाए उससे कर दो इसको। तो यहाँ पे IF निकाला गया है, लेकिन इससे थोड़ा सा कैसा भी लग रहा था, लेकिन इससे हम वेरिएबल सेपरेशन से इसको इस तरह कर देंगे, तो इसको रहने देना, ठीक है। वेरिएबल सेपरेशन से जैसे इसको करेंगे तो ये इस तरह आ जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, log t माइनस log x प्लस log c1, t इज इक्वल टू c1 अपॉन एक्स एंड डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू c1 अपॉन एक्स। अब देखिए जैसे ही डी और ये dx इधर जाएगा, dx अपॉन एक्स, अब इसका फिर से इंटीग्रेशन कर देंगे। जैसे इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ v, यहाँ log x प्लस c1, क्योंकि c1 तो मल्टीप्लाई में है तो ये तो बाहर आके इंटीग्रेशन से बाहर रहेगा, लेकिन जैसे ही ये इंटीग्रेशन किया तो यहाँ पे एक और स्वेच्छाचार आ जाएगा c2, तो ये आ गया हमारा v, ये v आ गया, u हमने यहाँ निकाल ही लिया था, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो अतः कंप्लीट सॉल्यूशन y इज इक्वल टू u गुणा v e की पावर x c1 log x प्लस c2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये हमें द्विघात समीकरण दिया हुआ है और यहाँ एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे केवल x होना चाहिए था, तो हम इसको केस कर देते उस वाले से कंडीशन से, समघात वाले, होमोजीनियस या समघात कुछ था पीछे हमने जो सेकंड वीडियो में पढ़ा था, उससे हम कर देते चर गुणांकों वाले समीकरण से, ठीक है। तो अब हम यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ हम द्विघात का मिल रहा है। अब द्विघात का करने के लिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई कुछ भी नहीं रखते, तो एक्स स्क्वायर को यहाँ भेजना पड़ेगा सबके नीचे। जैसे ही सबके नीचे भेजेंगे तो हमारा ये बन जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स। ये हमारा बन गया द्विघात का, द्विकोटि का रैखिक अवकल समीकरण। अब इसमें कौन सी देखिए, पहले क्या देखेंगे, 1 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0 हो रहा है क्या, फिर 1 माइनस पी प्लस क्यू 0 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा वहाँ भी, तो पी प्लस क्यू एक्स इक्वल टू 0 हो रहा है। जैसे ये 0 हो रहा है तो u बराबर क्या हो जाएगा, हमारा x हो जाएगा। बस यहीं तक ही हमसे क्वेश्चन कर लिया जाएगा। तो CF का एक भाग होगा, हमसे ये दिया जाएगा और बोला जाएगा कि CF का एक भाग होगा, 4 ऑप्शन होंगे जिसमें x e की पावर x एक्स स्क्वायर कुछ ऐसे करके हमें दे देंगे, e की पावर माइनस x, 4 ऑप्शन दे देंगे। तो ठीक है, अब u निकल आया, अब हम v निकालेंगे और दोनों मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो आइए देखते हैं। v के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला था डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी प्लस 2 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू आर अपॉन यू। अब देखिए यहाँ पे हमें आर एक्स क्यूब दे दिया गया है, दे दिया ना, तो हम वैसे ही करेंगे। और u हमारे पास क्या निकला है, 1 निकला, u हमारे पास निकला है x। अब ये समीकरण ना रह के हमारा समीकरण ये हो गया, तो यहाँ पे x है, x के नीचे x रखेंगे तो 1 हो जाएगा। तो बस वही हो गया, p की जगह -2 अपॉन एक्स -2 प्लस 2 अपॉन एक्स 1, इससे तो ये कट गया, तो ये क्या बच गया -2 केवल। अब डी वी अपॉन डी एक्स को t ले लिया तो डी टी अपॉन डी एक्स -2t इज इक्वल टू 1। अब ये लीनियर इक्वेशन बन गया, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e की पावर इंटीग्रेशन -2 डी एक्स इज इक्वल टू e की पावर -2, ये डी एक्स डी एक्स ही हो गए
ठीक है, इस तरह इसको ले लिया। अब इसका सॉल्यूशन क्या होता है, y इंटू आई एफ होता है ना, तो यहाँ t है तो t इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई एफ इंटू क्यू प्लस सी, तो वही हो गया t इंटू दिस, इसका इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस टू एक्स अपॉन टू माइनस टू प्लस सी वन। जैसे ही हुआ तो t को हमने वापस रख दिया डी वी अपॉन डी एक्स, ई की पावर टू एक्स है तो ये यहाँ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस टू है ही, तो ये बच गया हमारे पास माइनस वन अपॉन टू, क्योंकि ये आपस में गुणा होके क्या होंगे, टू एक्स माइनस टू एक्स जीरो, जीरो की मतलब ई की पावर जीरो वन, तो माइनस वन बट अपॉन टू प्लस सी वन ई की पावर टू एक्स, क्योंकि ये यहाँ से नीचे गया था ना तो इसके नीचे भी जाएगा, इसलिए डी वी डी एक्स को इधर भेज दिया और कर दिया हमने क्या, इंटीग्रेशन। जैसे इंटीग्रेशन किया यहाँ तो वी हो गया, यहाँ माइनस एक्स बाई टू प्लस सी वन बाई टू ई की पावर टू एक्स प्लस सी टू। अब ये निकल गया हमारे पास v, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू यू गुणा वी, तो u ये v ये हमारा आंसर। अब देखिए जब हमें द्विघात समीकरण दिया हुआ हो और ये चारों ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही हो, तब हमें u निकालने का केवल एक सिंपल फॉर्मूला है, तो वो क्या है वो भी हम देखते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन निकालना है हमें और हमें दिया भी होगा कि CF का एक भाग होगा तो वो u ही होगा। और u कैसे निकालते हैं, हमने चार अगर जीरो हो सकते हैं इनमें से तो फिक्स हैं, क्योंकि ये इक्वल टू जीरो होगा तो इसका क्या होगा e की पावर x, इसका e की पावर माइनस एक्स, अगर ये जीरो होगा तो x, ये जीरो नहीं होगा तो एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये चारों ही कंडीशन नहीं है, तब कैसे निकालेंगे, तब हमारे पास सीधा फॉर्मूला होता है ये भले इसको नेगलेक्ट कर दो आप, u इज इक्वल टू ये होता है। ठीक है, सीधा फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सीधा इससे क्वेश्चंस बनते हैं। u इज इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन माइनस पी बाई टू डी एक्स। ओके, अब हम इस पे एक एग्जांपल करते हैं कि हमें देखिए द्विघात समीकरण दिया हुआ है और पूछा गया है कि CF का एक भाग होगा, चार ऑप्शन हमारे पास दिए हैं। अब देखिए हमें दिख रहा है कि ये द्विघात समीकरण है, तो पहले इसको द्विघात करने के लिए क्या करेंगे हम, द्विघात नहीं, ये दो कोटि का अवकल समीकरण है, तो ये एक्स स्क्वायर को यहाँ भेजेंगे तो ये हमारा इस फॉर्म का बन जाएगा। अब ये हमारा एक्चुअल दो कोटि का अवकल समीकरण बन गया, दो कोटि का अवकल समीकरण बन गया। अब यहाँ देखिए, अब वन प्लस पी प्लस क्यू करेंगे तो वन प्लस पी प्लस क्यू करेंगे तो इससे ये कटेगा लेकिन ये बच जाएगा, तो ये नॉट इक्वल टू जीरो। वन माइनस पी प्लस क्यू करेंगे तो वो भी नॉट इक्वल टू जीरो। पी प्लस क्यू एक्स करेंगे, पी प्लस क्यू एक्स तो भी नॉट इक्वल टू जीरो। एंड क्या करेंगे, टू प्लस टू पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर, वो भी नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। ठीक है, जब ये चारों नॉट इक्वल टू जीरो आएगा तो यू का क्या फॉर्मूला बचा, ये सीधा ही, तो यू का करिए, माइनस बाहर आ गया, पी क्या है माइनस टू प्लस टू अपॉन एक्स, टू कॉमन ले लिया, वन प्लस वन अपॉन एक्स माइनस का अपॉन टू और डी एक्स। जैसे ये करेंगे हम, इससे तो ये कट गया, इससे ये कट गया, तो ये अंदर क्या बचा, इंटीग्रेशन वन प्लस वन अपॉन एक्स डी एक्स। एक का क्या होगा एक्स, वन अपॉन एक्स का लॉग एक्स, ई की पावर ये, ई की पावर एक्स मल्टीप्लाई ई की पावर लॉग एक्स। ई की पावर लॉग एक्स का मतलब क्या होता है, ई की पावर लॉग एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये एक्स तो आ गया यहाँ और ये आ गया यहाँ। ठीक है, इसलिए यू हमारा ये निकल के आ गया और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम क्या लगाएंगे, ए हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस दिस एंड दिस का CF का एक भाग है। कौन सा होगा, चार ऑप्शन हमारे पास होंगे। तब देखिए हम क्या करेंगे, पहले तो वन प्लस पी प्लस क्यू देखेंगे, तो वन प्लस पी प्लस वन माइनस कोटेक्स माइनस कोटेक्स, तो नहीं होगा ये। वन माइनस करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस कोटेक्स रहेगा, यहाँ माइनस तो ये कट जाएगा, तो वन माइनस पी प्लस क्यू बराबर जीरो आ जाएगा, तो उसका क्या होगा, ई की पावर माइनस एक्स हमारा आंसर हो जाएगा डायरेक्ट, किसी और चीज़ की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब देखिए यहाँ देख लीजिए, ये है, पहले तो इसको द्विघात बनाएंगे तो एक्स को नीचे भेजेंगे, जैसे एक्स को नीचे भेजेंगे तो हमारा जो भी समीकरण बनेगा, अब देखिए जैसे हम एक्स को नीचे भेजेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस टू माइनस वन अपॉन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वन माइनस वन अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। तो अब इसमें क्या हो रहा है, p इज इक्वल टू क्या है माइनस टू प्लस वन अपॉन एक्स, q इज इक्वल टू क्या है वन माइनस वन अपॉन एक्स। तो अब इनको कैसे करेंगे, तो वन प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू क्या आ रहा है, जीरो आ जाएगा, क्योंकि देखिए वन
इज इक्वल टू 0 कैसे आएगा, 1 यहाँ से ऐड होगा, 1 यहाँ से ऐड होगा 2, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट के ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा u इज इक्वल टू ई की पावर x आंसर आ जाएगा। अब जैसे ये है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। अब ऐसा नहीं है कि हर ही इसी मेथड से हम करेंगे, अगर हमें पता है कि वो अगर सारे मल्टीप्लायर्स अचर हैं तो हम इसको n घात वाले से कर देंगे, m लेके ऑक्सिलरी इक्वेशन m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 3 इज इक्वल टू 0 टाइप में करके। अगर ये सीधा है तो देखो अब इसका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं, डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स डी एक्स स्क्वायर। एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो ऑन इंटीग्रेटिंग डी वाई इज इक्वल टू कोज एक्स प्लस C1 और ये डी एक्स बचेगा यहाँ। अगेन इंटीग्रेट करेंगे तो y बराबर साइन एक्स प्लस C1x प्लस C2 ये आ जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी डायरेक्ट भी हो सकते हैं, मेथड कई होते हैं, लेकिन जब हमारे पास मल्टीप्लाई में यहाँ पे या तो केवल एक x की टर्म ना आए या फिर x प्लस 2x टाइप का आ गया, या यहाँ घात कुछ है और x कुछ और मल्टीप्लाई हो रहा है, तब हम इस मेथड को 1 प्लस पी प्लस क्यू 1 माइनस पी प्लस क्यू को लगाएंगे। अब देखिए इस पे एक होता है कि यदि y1 प्लस y2 दो द्वितीय कोटि के अवकल समीकरण के रैखिकता स्वतंत्र लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस हों तो रॉन्स्कियन ऑफ y1 y2 क्या होता है, नॉन जीरो होता है, ऑलवेज ये होगा ही। इसको हम 3 के लिए भी बोल सकते हैं और डायरेक्ट ये रिजल्ट के तौर पे क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है, तो इसको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट भी है और आई थिंक ये पिछले एग्जाम्स में आया हुआ भी है। अब हमने द्वितीय कोटि के अवकल समीकरणों को हल करने का तरीका देख लिया है। अब हम देखते हैं कि प्रथम कोटि के अवकल समीकरण जो प्रथम घात के नहीं है। देखिए इससे पहले जब शुरू में हमने पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में, तो उसमें हमने अवकल समीकरणों का ऐसे प्रथम कोटि के अवकल समीकरण पढ़े थे जो केवल जिनकी घात भी 1 थी। लेकिन अब यहाँ क्या है, जैसे dy बाई डी एक्स की पावर ही 2 3 4 हो जाएगी, तब हम कैसे हल करेंगे उसको तब देखते हैं। तो एक होता है क्लेरो समीकरण। देखिए और भी कई फॉर्म्स होती हैं, लेकिन उनको सॉल्व करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो उनको हमारी अभी ज़रूरत के हिसाब से जितनी हमें ज़रूरत है और हमारा काम होगा उतना ही हम पढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो एक क्लेरो समीकरण होती है। क्लेरो समीकरण क्या होती है कि इसमें dy बाई डी एक्स को हम p मानते हैं। ठीक है, और जब यदि y बराबर px p गुणा x प्लस फंक्शन ऑफ p हो, इसमें कोई x नहीं होना चाहिए, केवल फंक्शन ऑफ p हो, टाइप अवकल समीकरण क्लेरो अवकल समीकरण कहलाती है। और इसका हल क्या होता है, बस p की जगह c रख दीजिए आप, वही इसका सॉल्यूशन होता है। सबसे इजी अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है तो वो क्लेरो समीकरण ही होती है। बस p की जगह c रख दो और वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्या काम में देती है, हमें विचित्र हल निकालने में काम में देती है। अब देखिए, अब जैसे ये है y इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए अब तक तो क्या था कि ये जो डी वाई बाई डी एक्स था ये मतलब फ्री टाइप में आता था, या तो इसमें कोई मल्टीप्लाई हो जाता था या कुछ अलग। लेकिन अब ये देखिए लॉग एक्स की फॉर्म में आ गया ये। अब जब लॉग एक्स को खोलते हैं तो उसकी पावर्स बनती है ना, इसलिए अभी ये डी वाई बाई डी एक्स केवल की घात 1 नहीं है, 1 से ज़्यादा है, और बोले तो अनडिफाइंड है, क्योंकि लॉग एक्स को जब ओपन करेंगे तो ये खुलता जाएगा, इसलिए इसको अनडिफाइंड भी कहेंगे घात को। अब इसको क्या करेंगे, देखिए इसको हम डी वाई बाई डी एक्स को पी ले लेंगे, y बराबर पी एक्स प्लस लॉग पी, तो ये तो क्या हो गया हमारा एफ पी फंक्शन ऑफ पी, और ये p गुणा एक्स हो ही गया, तो ये क्या हो गया क्लेरो समीकरण टाइप का हो गया। जब क्लेरो समीकरण हो गया तो हमें सॉल्यूशन क्या करेंगे, p की जगह c रख देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा सॉल्यूशन। तो ये देखिए हल क्या हो गया, y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस लॉग सी, यही हमारा आंसर हो गया सीधा। अब क्वेश्चन तो सीधा ये आ गया, तो देखिए देखने में कितना अजीब लग रहा है कि यार इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले तो वो लगाते हैं चर पृथक्करण, जबकि अगर थोड़ा सा स्थिर दिमाग से अगर सोचा जाए तो इसको p रखते ही ये क्लेरो बनेगी, p की जगह c रख दो, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब p क्या डी वाई बाई डी एक्स की जगह ही c रख रहे हैं, वही हमारा आंसर है। ठीक है, अब जैसे एक नेक्स्ट एग्जांपल है कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 10 एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई का हल होगा। अब देखने में तो ये समीकरण ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या ही होगा, लेकिन
एक बार आप देखिए, टेन को यहाँ भेजिए, टेन इनवर्स डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स पी इज इक्वल टू पी एक्स माइनस वाई। तो ये देखो क्या बनेगा आगे चल के, पी इज इक्वल टू टेन एक्स पी माइनस वाई। इसको डी वाई बाई डी एक्स को पी रखा, टेन को टेन एक्स पी माइनस वाई। अब टेन को इधर भेज देंगे, जैसे ही टेन को इधर भेजा, टेन इनवर्स पी इज इक्वल टू एक्स पी माइनस वाई। अब देखिए वाई को इधर कर दिया, एक्स पी को यहीं रख लिया, टेन इनवर्स को इधर लिया, वाई इज इक्वल टू एक्स पी माइनस टेन इनवर्स पी, जो कि क्लेरो रूप हो गया। अब क्या करेंगे, पी की जगह सी रख देंगे, वही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अब देखिए, अतः हल वाई इज इक्वल टू सी एक्स माइनस टेन इनवर्स सी हमारा आंसर। तो जब भी हम डी वाई बाई डी एक्स देखें किसी भी समीकरण में और उसकी पावर्स देखें, एक से ज़्यादा उसकी पावर्स आ रही हैं, तो हम सीधा क्लेरो की तरफ जाएंगे और कुछ हमें सोचना नहीं है। जैसे x माइनस एक की मल्टीप्लाई पी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई पी माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो है। अब यहाँ पे p लिख दिया है इन्होंने, तो हम सोच सकते हैं कि क्लेरो बन जाएगा। लेकिन अगर p लिखे भी ना, डी वाई बाई डी एक्स की पावर 2 हो, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स हो माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो हो, तब भी हम इसका हल ऐसे ही करेंगे। देखिए, एक्स पी स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस एक्स पी माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो। इसमें और इसमें से एक्स पी कॉमन लेंगे, ठीक है। अब आप ये मत सोचना कि इसमें से पी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, जबकि पी स्क्वायर तो खोला ही हमने यहाँ से। इसमें से एक्स पी कॉमन लेंगे तो पी प्लस वन बचेगा, माइनस वाई कॉमन लेंगे किसमें से, इसमें से और इसमें से, तो पी प्लस वन माइनस वाई कर दिया ना, बराबर जो ये है इसको इधर भेज दिया ए पी स्क्वायर। अब इसमें से पी प्लस वन कॉमन लिया तो एक्स पी माइनस वाई इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए एक्स पी माइनस वाई, अब ये पूरा इसके नीचे यहाँ आ गया। अब देखिए ये वही बन गया, y को उधर ले जाएंगे, ये पी एक्स और इसको यहाँ भेज देंगे, तो y इज इक्वल टू एक्स पी माइनस ए पी स्क्वायर प्लस वन, जो कि y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p बन गया ना। ये तो क्लेरो बन गया। जैसे ही क्लेरो बनेगा तो p की जगह केवल c रखेंगे। देखिए y इज इक्वल टू सी एक्स माइनस ए सी स्क्वायर अपॉन सी प्लस वन, यही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। और क्लेरो समीकरण काम कहाँ आती है, जब हमसे विचित्र हल पूछा जाता है, क्योंकि विचित्र हल तभी निकलेगा जब हमें किसी अवकल समीकरण का पहले सॉल्यूशन मालूम होगा। अब जब अगर विचित्र हल हमसे पूछ लिया है तो पहले हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, फिर उसमें कुछ कंडीशंस लगाकर तब हम चेक करेंगे। तो इसलिए ये अधिकतर काम वहाँ आती है जहाँ विचित्र हल हमसे पूछा जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है कि हम सीधा सॉल्यूशन निकाल पा रहे हैं, इसलिए उसमें टाइम नहीं लग रहा, इसलिए वो विचित्र हल हमसे आगे, हम विचित्र हल में जो मेहनत करेंगे वो उससे हल करने वाली मेहनत यहाँ बच जाती है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है साइन पी एक्स कोज वाई इज इक्वल टू कोज पी एक्स साइन वाई प्लस पी। अब ये p लिख रखा है, डी वाई बाई डी एक्स भी वो लिख के दे सकते हैं। जब डी वाई बाई डी एक्स लिख के दे देंगे तो हमें परेशानी होगी, लेकिन p देखते ही तो हम समझ जाएंगे। तो अब यहाँ पे p लिख के दे दिया, लेकिन अगर डी वाई बाई डी एक्स भी लिख के देता तो हमें पता है कि साइन के अंदर यदि कोई है तो जब वो खुलता है तो x लेता है, माइनस एक्स क्यूब बाई 3 लेता है, फिर ऐसे ही आगे बढ़ती जाती है। तो घातें p की तो बढ़ ही रही हैं, जब घातें एक से ज़्यादा हो जाएंगी तो हम क्लेरो के ऊपर ही जाएंगे। तो देखिए साइन पी एक्स कोज वाई माइनस कोज पी एक्स साइन वाई इज इक्वल टू पी। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन एक्स माइनस वाई का। साइन एक्स क्या है पी एक्स और वाई क्या है वाई, पी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू पी। तो इसको क्या करेंगे, साइन इनवर्स पी, पी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, और हमारा उसका फॉर्मूला क्या होता है क्लेरो का, वाई इज इक्वल टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ पी। तो ये हम यहाँ से बना देंगे, वाई इज इक्वल टू पी एक्स माइनस साइन इनवर्स पी, बस पी की जगह सी रख देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब कई बार क्या होता है कि डी वाई बाई डी एक्स की पावर तो एक से ज़्यादा हो जाती हैं, लेकिन वो क्लेरो नहीं बन पाता है। तो हम क्या करेंगे, हम उसको क्लेरो बनाएंगे। पहले किस फॉर्म में बनाएंगे, पहले इस फॉर्म में बनाएंगे उसको। जैसे इस फॉर्म में बनेगा तो वाई स्क्वायर को हम क्या रख देंगे, यू। जैसे यू रखेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, टू वाई डी वाई इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स, उसको हम पी मान लेंगे, बाकी आगे फिर वो यू में क्लेरो बन जाएगा। तो ठीक है, तो क्या करना है, यदि डी वाई बाई डी एक्स की पावर एक से ज़्यादा दिख गई तो हम सीधा क्लेरो पे जाएंगे। यदि फिर भी क्लेरो भी नहीं बन रहा है वो, तो हम उसको क्लेरो बनाएंगे। और कैसे बनाएंगे, उसमें वाई मल्टीप्लाई करके या एक्स मल्टीप्लाई करके, कुछ भी करके पहले उसको इस फॉर्म में बनाएंगे, फिर हम उसको यू में क्लेरो बना के फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये हमारे पास एग्जांपल है कि y माइनस टू एक्स पी प्लस ए वाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब हमें दिख रहा है कि ये क्लेरो फॉर्म नहीं बन रही है सीधी सीधी, लेकिन p की पावर क्या है, एक से ज़्यादा है, तो इसको क्लेरो बनाना ही होगा हमें। ठीक है, तो इसको क्लेरो बनाना होगा तो क्या करेंगे, हम इसमें y मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे में, क्योंकि हमारा फॉर्म क्या है, देखिए
तो वाई में बदलना होगा तो इस फॉर्म में पहले बनाएंगे फिर बनेगा। देखिए तो वाई स्क्वायर, इसमें वाई मल्टीप्लाई करते वाई स्क्वायर माइनस 2xyp प्लस ए वाई स्क्वायर पी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, वाई स्क्वायर को यू मान लेंगे। जैसे ही इसको यू माना अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2y dy/dx को p बोला हुआ है यहाँ, तो p इज इक्वल टू, अब जो ये कैपिटल P माना गया है ये du/dx, ठीक है, क्योंकि इसका अवकलन किया। अवकलन करने पर जो भी है x के सापेक्ष, तो 2y और जो dy/dx आएगा उसको p इज इक्वल टू du/dx को हमने कैपिटल P या इस तरीके से डिनोट कर दिया है डिफरेंट दिखाने के लिए, ठीक है। तो अब देखिए इनकी वैल्यूज रखिए, वाई स्क्वायर को तो यू मान लिया तो यू रख दिया, माइनस अब 2yp को कैपिटल P रखना है तो 2yp को कैपिटल P इंटू एक्स, कैपिटल P इंटू एक्स प्लस ए तो ए है ही, yp इज इक्वल टू क्या है कैपिटल P अपॉन 2 ये जाएगा, तो इसका स्क्वायर है तो p स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए अब ये u बन जाएगा, देखिए ये तो y की जगह मान लीजिए u है, u इज इक्वल टू पी एक्स, क्योंकि ये माइनस है तो इधर जाएगा और ये फंक्शन बन जाएगा p का, तो वही है u इज इक्वल टू पी एक्स माइनस ए अपॉन 4 पी स्क्वायर। ये क्लेरो फॉर्म हो गई, क्लेरो फॉर्म कैसी, y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p बन गया। बस p की जगह c रख देंगे, वही हमारा आंसर, y इज इक्वल टू सी एक्स माइनस ए अपॉन 4 सी स्क्वायर। अब u हमने क्या लिया था वो भी हमें रखना पड़ेगा, y स्क्वायर लिया था तो y स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स माइनस ए अपॉन 4 सी स्क्वायर, यही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। इसी पर हम एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं कि y इज इक्वल टू 2px प्लस वाई स्क्वायर पी क्यूब का हल क्या होगा। या देखो p में तो यहाँ पे समझने के लिए दे रखा है, वहाँ वो p को dy/dx भी लिख के दे सकता है। तो हमें क्या देखना होगा कि पहले तो dy/dx है एक कोटि का है, एक कोटि का है लेकिन इसकी घात 1 से ज़्यादा है, 3 है ना। जैसे ही घात 1 से ज़्यादा है सीधा हम क्लेरो पे जाएंगे। क्लेरो रूप यहाँ नहीं बनता दिख रहा, यहाँ नहीं बनता दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे वाई स्क्वायर वाली फॉर्म बना के उसको यू मानेंगे और तब करेंगे। तो देखिए वाई जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy p प्लस वाई क्यूब पी क्यूब, वाई स्क्वायर को हमने यू मान लिया, माना वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू, तो क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो ये p क्या है du/dx है, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी अवकलन होगा ना इसका u का, तो du/dx आएगा, उसको हमने p लिख दिया। तो ये क्या आएगा u इज इक्वल टू, अब जो ये वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर की जगह u, अब ये इससे डायरेक्ट कर दिया मैंने, वाई स्क्वायर व 2yp का मान 1 में रखने पर, इसको मान लीजिए 1, ठीक है, 1 में रखने पर ये आ गया u इज इक्वल टू एक्स पी प्लस पी क्यूब अपॉन 8, जो क्लेरो रूप है, बस p की जगह c रख देंगे, u बराबर सी एक्स प्लस सी क्यूब अपॉन 8। अब u की जगह वापस क्या माना था, वाई स्क्वायर माना था, वाई स्क्वायर रख दिया, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो अब हमने देखो हमारी फर्स्ट वीडियो में क्या देखा था, एक कोटि के अवकल समीकरणों को कैसे हल किया जाता है, तो वो हमने वहाँ सेपरेट देख लिया था। अब हमने क्या देखा, एक कोटि के ही अवकल समीकरण हैं लेकिन उनकी घात 1 से ज़्यादा है, तो उनको हमने क्लेरो की फॉर्म से देख लिया। क्लेरो नहीं बन रहे हैं तो उनको क्लेरो हम बनाएंगे, तब हम उसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए इनसे एक बार क्या, कई बार क्या आ जाता है विचित्र हल के लिए, क्योंकि देखो क्लेरो के ऊपर वो अगर कुछ बनाना चाहेगा तो वो इस तरह बनाना चाहेगा कि इससे विचित्र हल पूछ लेगा, क्योंकि क्लेरो से हमें सॉल्यूशन निकालना बहुत ईजी है, मात्र कुछ सेकंड्स में ही हम निकाल पाते हैं। तो देखिए विचित्र हल क्या होता है, अवकल समीकरण का ऐसा हल जो स्वेच्छ अचर को कोई विशिष्ट मान देने पर प्राप्त ना किया जा सके। और उसका ज्यामितीय अर्थ क्या होता है कि अवकल समीकरण के व्यापक हल का जो अनवलोप होता है विचित्र हल होता है। जैसे अब विचित्र हल फाइंड कैसे करते हैं, इसका पहला स्टेप क्या है, स्टेप फर्स्ट, ठीक है। पहला क्या करेंगे, पहले तो अवकल समीकरण का हल फाइंड करेंगे। अब मान लीजिए कोई अवकल समीकरण ही ऐसी दे दी जिसका हल ही 10 मिनट में निकल रहा है, तो उसका फिर विचित्र हल तो बहुत लंबा पड़ जाएगा। इसलिए जो विचित्र हल है इसमें क्लेरो समीकरण काम आती है कि क्लेरो वाले मतलब एग्जामिनर क्लेरो वाला ही देता है, जिससे मात्र
4-5-10 सेकंड में तो वो निकल जाएगी क्या, सॉल्यूशन निकाल देंगे, क्योंकि पी की जगह सी रख देंगे सीधा। और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद उसका सी के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे और इक्वल टू 0 रखेंगे। अब इन दोनों से ही क्या करेंगे, हम सी को एलिमिनेट करेंगे और वही हमारा विचित्र हल हो जाएगा, और यह विचित्र हल या एनवलप हमारा हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप क्या है, पहले तो अवकल समीकरण का हल फाइंड करो, एंड सेकंड स्टेप उसका सी के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दो, और सी को दोनों समीकरण जो मिलेंगे उनसे सी को एलिमिनेट कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए लिखा हुआ भी है, पेपर में ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे जो आसानी से हल हो रही हों, ठीक है, मैक्सिमम क्लैरो से दे रखा होगा, क्लैरो से हल हो जाएंगी। अब देखिए, अब दे दिया हमें कि y बराबर पी एक्स प्लस ए अपॉन पी का विशिष्ट हल, सॉरी विचित्र, विशिष्ट है क्या विचित्र, विचित्र, ठीक है, विचित्र हल होगा। कैसा होगा, व्रत होगा, परवलय होगा, दीर्घवृत्त हो गया, नन ऑफ दीज होगा। तो ठीक है, अब हम देखते हैं कि देखिए अब ये हमें दिख रहा है कि ये कैसा समीकरण है, ये क्लेरोफॉर्म का है, तो y की जगह c रखेंगे, यही हमारा, देखो हल तो 1 सेकंड में देखते ही निकल गया, बस p की जगह c रखा, ये तो हल आ गया। अब क्या करना है हमें, विचित्र हल के लिए c के सापेक्ष पार्शियली डेरिवेटिव करना है, तो करो। अब c को m रख दिया है, तो इसमें कोई वो नहीं है, m रखो चाहे मत रखो आप। m हम क्यों रखते हैं कि रेखा वगैरह लेते हैं तो m में ही लेते हैं हम, इसलिए थोड़ा सा वो देखते हैं। बाकी m रखो तो रखो, नहीं तो c ही रहने दो, c के सापेक्ष कर दो। m को यहाँ c रख दिया तो m के सापेक्ष हमने पार्शियली डेरिवेटिव कर दिया। जैसे ही हम करेंगे तो m का तो 1 हो जाएगा, तो x बचेगा, माइनस 1/m का क्या होगा, -1/m² a इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये रखना होता है कि डेल अपॉन डेल c f x y c इज इक्वल टू 0 करना होता है, हमें करना होता है ना यहाँ से, जैसे हमने 0 रखा। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब इससे और इससे, अब देखिए a/m², सॉरी a/m² इज इक्वल टू x, अब केवल ये रह गया ना, यहाँ से क्या करेंगे a/m² इज इक्वल टू x हो गया, m को यहाँ लगाएंगे, x को यहाँ ले जाएंगे, m² इज इक्वल टू a/x, m क्या हो गया प्लस माइनस √a/x। बाकी इसको हम डायरेक्ट भी ये कह सकते हैं कि ये परवलय की स्पर्श रेखाओं का कुल है, तो हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमें मैक्सिमम ऐसे याद ही रखना है कि इस टाइप का जो भी है वो परवलयों के जो स्पर्श रेखाएं हैं उनका कुल होता है। तो ठीक है, अब जैसे यहाँ तक m निकल आया ना, m ये निकल आया, तो m का मान रखेंगे इसमें और बस वहीं से हमें प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए m का मान 1 में रखने पर, एक कौन सा है हमारा समीकरण, ये इसमें रखो। जैसे ही हमने ये रखा मान, तो a/x प्लस माइनस √ax, ये आपस में कट पिट के ये आएंगे, तो y बराबर प्लस माइनस 2√ax, तो y²। अब जैसे यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये तो 4 हो जाएगा, और ये y² बराबर 4ax। अब ये y² 4ax किसका होता है, परवलय का, ठीक है, ये परवलय का होता है। इसीलिए यहाँ पे सीधा अगर याद रख सकें, y इज इक्वल टू mx प्लस a/m किसका होता है, परवलय की स्पर्श रेखाओं का कुल होता है। तो अब यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी, परवलय, ठीक है। तो इसको हम इस तरह भी एक तो सीधा याद रख सकते हैं, याद नहीं रहता है बाई चांस तो थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको, लेकिन सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब जैसे देखिए x² प्लस y/b² इज इक्वल टू 1 दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखाओं के कुल का समीकरण है, ठीक है। और अब हमें दे देंगे y इज इक्वल टू mx प्लस √a² प्लस b², यहाँ पे क्या दे देंगे p, मतलब dy/dx लिख के। अब दे देंगे, बताओ इसका विचित्र हल क्या होगा। तो हमें अगर पता है कि इस टाइप का विचित्र हल सीधा यही दीर्घवृत्ती होता है, तो इसको याद रखने में क्या जा रहा है, थोड़ा सा हम याद रख सकते हैं, y इज इक्वल टू mx। और देखिए जब वो विचित्र हल की बात करेगा तो हमें क्लेरोटाइप में दी हुई होगी, तो पहले तो यही ध्यान करना है कि ये तो पहले क्लेरोटाइप में है। अब क्लेरोटाइप में है तो वर्त बनेगा या दीर्घवृत्त बनेगा, परवलय बनेगा या कुछ ऐसा बनेगा, तो हम ऐसे याद रख सकते हैं mx प्लस √a² प्लस b² क्या होता है, दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखाओं का कुल होता है, या इसको हम एनवलप कह देंगे या विचित्र हल कह देंगे, ठीक है। अतः यदि अवकल समीकरण का हल ये है या ये हो, तब स्पर्श रेखाओं का कुल दीर्घवृत्त होता है या विचित्र हल दीर्घवृत्त होता है, ठीक है। अब चाहे उसको स्पर्श रेखाओं का कुल कह दो या उसको विचित्र हल कह दो या एनवलप कह दो, एक ही बात है। एंड आगे है x² प्लस y² बराबर a² की स्पर्श रेखाओं का कुल का समीकरण क्या होगा, y बराबर mx प्लस a √1 प्लस m²। ये हमें समीकरण दिया हुआ होगा,
मतलब इस तरह का समीकरण दिया होगा, वाई बराबर पी एक्स प्लस ए अंडर रूट वन प्लस पी स्क्वायर का विचित्र हल होगा, कैसा होगा? ए वृत्त, बी दीर्घवृत्त और कुछ ऑप्शन दिए होंगे। जब हमें पता है कि ये है, ये तो क्लेरो है, तो पी सी प्लस ए अंडर रूट वन प्लस सी स्क्वायर, ये तो इसका सॉल्यूशन बनेगा। फिर डेल अपॉन डेल सी करेंगे हम, तो उससे आगे जाके क्या निकलेगा हमारे पास? यही आएगा। तो जैसे ही ये आएगा तो ये वृत्त का समीकरण होगा, तो वृत्त हमारा आंसर हो जाएगा। तो वृत्त के लिए तो हमें ये समीकरण याद रखना है, दीर्घवृत्त के लिए ये समीकरण याद रखना है, और परवलय के लिए ये याद रखना है। ठीक है, तीनों का याद रख लेना, इन्हीं से काम हो जाएगा अपना। जैसे ये दे रखा है अवकल समीकरण दिस का विचित्र हल होगा, या अवकल समीकरण के हल का अनवलोप क्या होगा। तो ये देखो क्लेरो समीकरण है, अतः हल क्या हो जाएगा? वाई बराबर ये दिस हो जाएगा, जो कि दीर्घवृत्त की सभी स्पर्श रेखाओं के कुल का समीकरण है, क्योंकि हमने यहाँ याद कर लिया है इसको, यहाँ याद कर लिया, तो दीर्घवृत्त का दिखेगा तो सीधा आंसर बोल देंगे, दीर्घवृत्त का ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब जैसे ये है वाई बराबर दिस का विचित्र हल होगा, ये इस फॉर्म का है, तो वृत्त की स्पर्श रेखाओं के कुल को दर्शाता है, तो इसका वृत्त हो जाएगा। इनमें आपको मैक्सिमम करना क्या है? केवल ये 1, 2 और ये तीसरा, ये वाला 3 फॉर्मूले आपको याद करना है। एक में वृत्त लगा देना है, एक में दीर्घवृत्त और एक में परवलय। अब देखिए, ये तो हो गए जब आपसे पूछते थे कि वृत्त परवलय दीर्घवृत्त क्या होगा, तब वो 3 हम याद रख लेंगे, तो कैलकुलेशन से बच जाएंगे हम। ठीक है, अब देखिए अवकल समीकरण हमें इस टाइप का दे दिया और बोल दिया विचित्र हल कैसा होगा। तो देखिए ये कैसा है, p बराबर लॉग पी एक्स माइनस वाई, तो लॉग को यहाँ भेजेंगे तो e की पावर p बनेगा, तो y इज इक्वल टू पी एक्स माइनस e की पावर p, ये क्लेरो बन गया। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? दिस सॉल्यूशन सीधा हो गया, सॉल्यूशन हो गया। तो अब फॉर विचित्र हल, ठीक है, विचित्र हल के लिए क्या करेंगे? डेल एफ अपॉन डेल सी इज इक्वल टू 0 के रूप में रखेंगे, तो इसको रखो, तो पार्शियली जैसे डेरिवेटिव करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? सी का तो 1 हो जाएगा, तो एक्स ई की पावर सी का ई की पावर सी बराबर 0 हो गया। तो यहाँ से एक्स यहाँ रह गया, ई की पावर सी, एक्स बराबर ई की पावर सी हो गया। सी क्या हो जाएगा? लॉग एक्स, सी लॉग एक्स आ गया। अब ये सी का मान हम इसमें रख देंगे 1 में, क्योंकि हम अब जो ये समीकरण नंबर 1 और 2 आ गया, इनसे कुछ भी करो आप सी को हटाओ, तो वही करना है। तो y इज इक्वल टू सी की जगह लॉग एक्स इंटू एक्स माइनस ई की पावर लॉग एक्स, ई की पावर लॉग एक्स की वैल्यू एक्स होती है, तो लॉग एक्स इंटू एक्स, एक्स लॉग एक्स, वाई बराबर एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स कॉमन ले लेंगे, लॉग एक्स माइनस 1, यही हमारा क्या हो जाएगा? विचित्र हल। एक्चुअल में करना क्या होता है, जो फंक्शन मतलब जो अवकल समीकरण दिया होता है, अवकल समीकरण का हल निकालो, एक्स वाई सी बराबर 0 इस टाइप का निकलेगा। फिर क्या करो? डेल एफ अपॉन डेल सी कर दो बराबर 0। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, इनसे क्या करो? सी को एलिमिनेट, बस वही हमारा आंसर। अब एक इसमें लास्ट पॉइंट और पढ़ लो, प्रथम कोटि के अवकल समीकरण जो पी के लिए हल हो सकें, मतलब जिनमें फिर कोई मल्टीप्लाई एक्स या वाई का मल्टीप्लाई कुछ भी ना हो, केवल जैसे हमारे होते हैं ना द्विघात समीकरण और त्रिघात समीकरण की तरह, वैसे हो, बस dy बाई डी एक्स का स्क्वायर माइनस 9 dy बाई डी एक्स प्लस 18 इज इक्वल टू 0, बस सीधा पी में ही हो, द्विघात समीकरण की तरह या त्रिघात समीकरण की तरह सीधा। तो उसमें हम कैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही करेंगे। जैसे ये है हमारा, इसकी घात 2, इसकी घात 1, 18 प्लस 0, तो इसको कैसे dy बाई डी एक्स को p ले लेंगे, तो पी स्क्वायर माइनस 9b प्लस 18। अब ये द्विघात समीकरण है, इसको द्विघात समीकरण हल करके इज इक्वल टू जो भी मान आएंगे वो रख दो। देखो पी स्क्वायर माइनस 6p माइनस 3p प्लस 18 इज इक्वल टू 0, पी कॉमन लिया, p माइनस सी माइनस 3 कॉमन लिया, p माइनस सी, p माइनस सी, p माइनस 3, p इज इक्वल टू 6 एंड p इज इक्वल टू 3। p हमने क्या माना था? dy बाई डी एक्स, उसको भी रख देंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 6, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3। x को यहाँ भेजेंगे और इंटीग्रेशन करेंगे। जैसे इंटीग्रेशन करेंगे तो ये y बराबर 6x प्लस C1, y बराबर 3x प्लस C1। अब दोनों को अलग अलग कोष्टक में मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने लगभग अधिकतम सभी
प्रकार के अवकल समीकरणों को हल करना हमने सीख लिया है, और जितनी ज़रूरत थी हमें उतना हमने सीख लिया है। तो ठीक है, यहाँ पे हम अपना अवकल समीकरण का टॉपिक को क्लोज करते हैं। आगे देखते हैं कौन सा टॉपिक हम पढ़ाएंगे। तो थैंक यू, बने रहिए मेरे साथ, पढ़ते रहिए। थैंक यू।